वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक प्रपोज्ड बिल के बारे में, दैट इज वक्फ अमेंडमेंट बिल। कि क्या हमारा वक्फ एक्ट जो कि एग्जिस्ट करता था वो चीज़ें ले डाउन कर रहा है एज पर द मुस्लिम लॉ, ठीक है। एंड कुछ ऐसे चेंजेस विच आर सम ऑफ द मेजर चेंजेस विच आई विल कंसिडर कि क्या क्या है वो चेंजेस। पहला हमारा एक्ट क्या कहता था एंड बिल क्या प्रपोज कर रहा है। अभी ये जो बिल है इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर, अब पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया गया है कि वो फर्दर अपना काम कर सके, इसके ऊपर अब क्या कर सके, अमेंडमेंट्स या अपनी रिपोर्ट एक दे सके टू द पार्लियामेंट इटसेल्फ, राइट। तो अब ये एक्ट क्या कहता था, बिल क्या कहता था, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे एंड साथ में जानेंगे सबसे पहले कि वक्फ क्या होता है, कौन इसे क्रिएट कर सकता है। मैं आपको ओवरव्यू देती रहूंगी साथ साथ एज पर द मुस्लिम लॉ जो कि प्रैक्टिस किया जाता है इन इंडिया पर्टिकुलरली, राइट। तो अब इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आपको बताना चाहती हूँ कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है हमारा 2024 का, उसको अगस्त 8 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये किसको अमेंड कर रहा है, हमारा वक्फ एक्ट ऑफ 1995। एंड ये जो एक्ट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंट था, ये वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया को यहाँ पर क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था, उनको आप कह सकते हो प्रोटेक्ट करता था, उनके लिए डिसीजन लेता था, ठीक है। बट इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वक्फ एक्चुअली में होता क्या है, राइट। कि वक्फ का मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बाकी चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगी वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब एज पर द लीगल डेफिनेशन अगर हम वक्फ की बात करते हैं, एक्ट डिफाइन जो कर रहा है हमारे पास, जो वक्फ एक्ट है 1995 का, वो ये डिफाइन करता है कि वक्फ है एक ऐसी एंडाउमेंट ऑफ मूवेबल ऑफ और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एंडाउमेंट की जब हम बात करते हैं, एंडाउमेंट एज पर लीगल प्रैक्टिस जब हम देखते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे देखते हैं, उसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, राइट। तो एंडाउमेंट मींस बेसिकली हमारे पास क्या, डोनेशन। कि कोई भी ऐसा मुस्लिम व्यक्ति जो कि डोनेशन दे रहा है, ठीक है, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी की या इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसको हम क्या करेंगे, उसका पर्पस जब तक क्या रहेगा, रिलीजियस रहेगा, पायस रहेगा, या किसी भी तरह की चैरिटी करने का अगर आपका उसके ऊपर इंटेंशन है, तो उस प्रॉपर्टी को चाहे वो मूवेबल भी हो या इमूवेबल भी हो, उसको हम वक्फ कहेंगे। आई विल सिंप्लीफाई इट अगेन कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको डोनेट किया है एक मुस्लिम व्यक्ति ने, ठीक है, अब किसके लिए, धर्म के काम के लिए बेसिकली, ठीक है। एंड साथ में क्या है, वो जो अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो ना किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, इट विल बी फुल एंड फाइनल, है ना। अब ऐसे आप किसी को दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, राइट, तो वो परमानेंटली होता है, उससे वापस इन रिटर्न कोई भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी यही चीज की जाती है कि जब आप किसी को डोनेट कर रहे हैं किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, राइट, तो आप इन रिटर्न आप उससे कुछ भी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का मॉनेटरी गेन यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको डोनेशन यहाँ पे एंडाउमेंट क्यों बोल रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू लॉ, कि चेंज हो जाते हैं मीनिंग्स व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप एंडाउमेंट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे ना, देयर आर सेपरेट मीनिंग्स टू इट, राइट। एंडाउमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सनल लॉज इज समथिंग वेरी मच डिफरेंट। तो यहाँ पे एंडाउमेंट का बेसिक मीनिंग जो है वो डोनेशन हो जाता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। क्या आप डोनेट कर रहे हैं प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पसेस के लिए, वो वक्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है। कोई भी अब जो वक्फ प्रॉपर्टी है अभी के अकॉर्डिंगली जो स्टेट के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट वक्फ बोर्ड बना होता है, ठीक है, वो ही उस वक्फ प्रॉपर्टी को यहाँ पर क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एंड इवन डिक्लेयर करते हैं। वाई एम आई मेंशनिंग दैट, क्योंकि इसको लेकर भी कुछ चेंजेस यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जो स्टेट वक्फ बोर्ड है अभी के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है वही मैनेज करता है हर एक स्टेट के अंदर कोई भी अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर की गई है, उसे मेंटेन भी करता है एंड उसकी ओनरशिप भी उन्हीं के पास होती है, ठीक है। बट यहाँ वीडियो में ना आपको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, जहां पे मैं एक्ट वर्ड यूज कर रही हूं, यानी कि जो अभी ऑनगोइंग हमारा एक्ट चल रहा है, ठीक है, 1995 का एक्ट, वहां उसकी बात की जा रही है। एंड जहां पे मैं ये बिल वर्ड यूज करूंगी ना, मतलब ये कुछ प्रपोज्ड चेंजेस हैं, यानी कि हम एग्जिस्टिंग चीजों की भी बात करेंगे, साथ ही साथ जो डिफरेंट अब चीजें प्रपोज की गई हैं उसके बारे में बात करूंगी, ठीक है। तो अब जो बिल है वो क्या कह रहा है कि वक्फ एक्ट था ना, उसको नाम ही उसका बदलने की बात की जा रही है। नाम नया रखने का क्या प्रपोजल दिया गया है, दैट इज यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995, राइट।
इसके पीछे भी एक मेजर रीजन है, ये आपको लास्ट वाली स्लाइड में समझ में आएगा, तो इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए एंड फॉलो करते रहिए वीडियो को भी, ठीक है। मैं आपको दोबारा ये चीज जो है वहां पे उस टाइम पे जब पहुंचेंगे हम उसको बताऊंगी, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ वक्फ कैसे होती है, ठीक है। वक्फ क्या है कि आपको डोनेशन जो है आप कब दे सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। सबसे सिंपल सी एक चीज है कि आप डिक्लेयर कर देते हो कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैं आपको ये वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर मैं चाहता हूं कि चली जाए, ठीक है। बट एज पर मुस्लिम लॉ की प्रैक्टिस डिक्लेरेशन जो है, जब कोई व्यक्ति अब विद लीगल एयर या विदाउट लीगल एयर भी है, ठीक है, विदाउट लीगल एयर की बात छोड़ दीजिए, विद लीगल एयर अगर डेथ बेड पे है, ठीक है, एंड वो डिक्लेयर करता है कि मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है मैं वक्फ में भेज देना चाहता हूँ, भगवान के नाम पे डोनेट कर देना चाहता हूँ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। डिक्लेरेशन इन केस ऑफ when a person is on death bed is certainly different, ठीक है। डिक्लेयर कर दी है एक नॉर्मल बंदे ने कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट कोई व्यक्ति अगर डेथ बेड पे है तो वो डिक्लेरेशन जो है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की नहीं की जा सकती, ओनली 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी अभी के अकॉर्डिंगली आप डिक्लेयर कर सकते हैं एज वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली यहाँ पे इंट्रिकेसी मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज कि रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज वक्फ बाय यूजर, ठीक है, कि आपने एक बार प्रॉपर्टी किसी को दे दी है तो आप अपना ओनरशिप राइट रिलिंक्विश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि डोनेट कर दिया आपने कि वो आप ही खाया, अब मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो आप ही की है, ये चीज एक्ट बता रही है ना। अभी जो ऑनगोइंग हमारे पास प्रोविजंस हैं जो कि अभी इन आप कह सकते हो कि जो प्रैक्टिस किए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली अभी जो आपने डोनेशन दे दी है, जो लैंड दे दी है, आप उसे वापस नहीं ले सकते, आपके पास ओनरशिप राइट्स वहां पर चले गए हैं उसके, ठीक है। तो अभी के अकॉर्डिंगली अगर आपने वो प्रॉपर्टी जो है दे दी है तो वक्फ बाय यूजर हो गया कि लॉन्ग टर्म से ये प्रॉपर्टी अगर चल रही है यूजेज के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, तो वो अब क्या होगा हमारे पास वक्फ बाय यूजर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रोविजन एंडाउमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं वक्फ अलाल औलाद। इसका बेसिक मीनिंग यही है, एंडाउमेंट मैंने बोला ना डोनेशन ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन के बेसिस पे नहीं, अगर कोई भी लीगल एयर यहाँ पर नहीं होता है मुस्लिम सक्सेशन के अकॉर्डिंगली, तो जो ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर्टी है दो तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे काम किया जा सके। एक तो हमारे पास जब स्टेट गवर्नमेंट है एस्टीट्स के थ्रू, एस्टीट्स इज अ वर्ड, ठीक है, तो हम थोड़े और तरफ चले जाएंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती। एस्टेट्स का मीनिंग देख सकते हैं कि जब कोई भी लीगल एयर के बगैर कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी छोड़ के चला जाता है तो वो एस्टेट्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास चला जाता है, एक जनरल सा मीनिंग यही है, ठीक है। वेयर एज अगर एंडाउमेंट आप डोनेट कर रहे हैं कि आपको पता है कि आपको कोई लीगल एयर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप अगर डोनेट कर देते हैं वो प्रॉपर्टी तो इन दैट केस आपकी 1/3 प्रॉपर्टी वाला सिनारियो नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, अगर आपकी लीनियज जो है खत्म हो रही है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वक्फ के एज अ वक्फ वहां पे रजिस्टर कर ली जाएगी, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब बिल क्या कहता है, बिल यही कहता है कि ओनली अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर एटलीस्ट 5 years में डिक्लेयर अ वक्फ। तो ये बात पता है क्यों आई है, रिसेंटली केस लॉ हुआ था, आई गेस पटना हाई कोर्ट का ही डिसीजन था ये, ठीक है, कि माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, बट उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली एंड अनदर हाई कोर्ट्स के डिसीजन भी आते रहे सब्सिक्वेंटली, उसके बेसिस पे ये चीज़ कही गई थी कि अ नॉन मुस्लिम कैन ऑल्सो क्रिएट अ वक्फ। बट उनको क्या है कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी क्या है, उनका झुकाव जो है वो इस्लामिज्म की तरफ होना चाहिए, तो वो वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, बट वो जो वक्फ होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पब्लिक वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट वक्फ नहीं क्रिएट कर सकते। तो उनके बीच का डिफरेंस बेसिकली जनरली यही होता है कि पब्लिक वक्फ के लिए आप क्या कह रहे हैं कि एक लिस्ट है, बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट होती है जिसमें आप मस्जिद क्रिएट कर सकते हैं, वो पब्लिक है ना, पब्लिक वहाँ पे जा सकती है। इमाम बाड़ा की अगर आप बात करेंगे वो प्राइवेट वक्फ में आएगा हमारे पास, मतलब प्राइवेट यूसेज के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी सी बात थी। तो बिल जो है ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 साल से एटलीस्ट फॉर 5 years अगर वो मुस्लिम रिलीजन को, इस्लामिज्म को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि ये क्लैरिफाई कर रहा है कि पर्सन मस्ट ओन द प्रॉपर्टी बीइंग डिक्लेयर्ड। तो बिल के जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने का मतलब ये बनता है कि पहले ऐसा कहा जाता था कि वक्फ की क्रिएशन के लिए ना आपके पास ओनरशिप राइट्स होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास एटलीस्ट इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। एक होती है प्रॉपर्टी का ओनर, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी है,
ठीक है, ओनरशिप राइट किसके पास है, ओनर के पास है, बट पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है वो उस प्रॉपर्टी को सेल तो कर सकता है। तो पहले जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती थी वो भी वक्फ क्रिएट कर सकता था उस प्रॉपर्टी का जो उसकी है ही नहीं, जिसका वो ओनर है ही नहीं। बट अब ये सब्सिक्वेंटली स्ट्रिंजेंट मेजर रख दिया गया है कि सिर्फ जिसके पास ओनरशिप राइट है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड उन्होंने क्या रिमूव करने की बात की है इस बिल ने, वक्फ बाय यूजर, ठीक है। अब इसका मतलब क्यों है, नेक्स्ट स्लाइड पे इसका समझेंगे कि वक्फ बाय यूजर के एक बहुत टाइम से जो कोई भी लैंड यूज की जा रही है फॉर रिलीजियस पर्पसेस, तो उसको आप वापस नहीं करोगे, रिलिंक्विश नहीं कर सकते उस चीज को, आपने जो चीज दान कर दी वो दान कर दी, दैट इज परमानेंट, ठीक है। बट इस केस में वक्फ बाय यूजर जो है वो रिमूव किया जाने की बात कर रहे हैं, प्रपोज किया है इस बिल ने। क्यों, क्योंकि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, देयर आर चांसेस कि ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आई एम नॉट क्लेमिंग दिस, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ जितना मैं पढ़ के आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या इस एक्ट ने कहा है, ठीक है। कि अब कुछ ऐसे जो हमारे पास जो वक्फ काउंसिल्स होती हैं, वक्फ बोर्ड होते हैं स्टेट्स के अंदर, वही डिक्लेयर करते हैं वक्फ को, राइट। इसके अलावा कोई भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है, एक्ट नहीं कर रही है, जो कि बोर्ड ने कह दिया उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, देर आर चांसेस कि कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की या सरकार की प्रॉपर्टी है जो वक्फ के अंडर आती है। सो इन दिस बिल अगर वो पास हो जाता है ये बिल, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को रीअसेस करेगी एंड हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी वापस कर ले एंड जितनी प्रॉपर्टी वक्फ की एक्चुअली बनती है वो उन्हें वापस दे दी जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जा रहा है, रिमूव करना जरूरी था यहाँ पे वक्फ बाय यूजर का प्रोविजन, ठीक है। तो ये बिल जो है यही चीज प्रपोज कर रहा है। एंड एक और चीज ऐड कर दी गई कि वक्फ अल औलाद जो है वो अब किसको डिनाई नहीं करना चाहिए, पे विमेन राइट्स की बात की जा रही है कि विमेन को भी यहाँ पे एरस, यानी कि विमेन एरस बोलते हैं, एरस बोल रहे हो कि जो अब मेल्स हैं सिर्फ उन्हीं को राइट दिया जा रहा है सक्सेशन का, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्फ अल औलाद जो है, इन केस आपकी लीनियज किसी मेल के थ्रू आगे नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पे इन दैट केस ऑल्सो आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं करेंगे, आपको फीमेल एयर यानी कि विमेन एयर को भी ध्यान में रखना है, इसलिए उसको भी एलिमिनेट की जाने वाली बात कर रही है, या नॉट इवन एलिमिनेट, यहाँ पे डिनाई किया जाएगा, ठीक है। इनहेरिटेंस राइट जो है विमेन को डिनाई किए जाते थे, अब उनको दिए जाने की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, राइट, मैं आपको ये चीज बता चुकी थी कि जो बिल है यानी कि एक्ट कुछ नहीं बोल रहा था इसके ऊपर, जो कि वक्फ बोर्ड ने स्टेट के बोल दिया वो गवर्नमेंट पहले माना करती थी, बट अब जो बिल है हमारे पास वो स्टेट कर रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो कि वक्फ के अंडर फॉल करती है इट विल सीज टू बी सो। तो इसलिए क्या किया, वक्फ बाय यूजर जो है उसको रिमूव करना जरूरी था, ठीक है। और जो कलेक्टर हैं एरिया के वो असेस करेंगे इस प्रॉपर्टी को, पहले यानी कि वक्फ बोर्ड के पास जो पावर होती थी वो उस चीज को हटा दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे सोल अथॉरिटी बना दिया गया है कि एक्चुअली में जो कलेक्टर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग या लैंड लॉज जितने भी अब अप्रूव होते हैं, अप्लाई होते हैं एक स्टेट के अंदर, उसी के बेसिस पे यहाँ पर क्या होगा, रीअसेस किया जाएगा प्रॉपर्टी को, कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअली में स्टेट गवर्नमेंट की है, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है या बनती है एज पर द रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो कि ऑलरेडी अब स्टेट गवर्नमेंट के पास रिटर्न में यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो उसी के बेसिस पे अब हमारे पास क्या है, हमारा वक्फ बाय यूजर जो है उसको एलिमिनेट किए जाने की बात प्रपोज की गई है। देन पावर टू डिटर्मिन इफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ, पहले प्रॉपर्टी जो है वक्फ होगी कि नहीं वो कौन करता था, वक्फ बोर्ड डिसाइड करता था, बट बिल जो है इस चीज को रिमूव कर रहा है। अब सोल पावर किसके पास आ गई है इसको लेकर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पर अप्रूव करेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब वक्फ बोर्ड एग्जिस्टेंट तो रहेगा, बट अब क्या है, एक प्रोसेस जो है इनिशिएट हो गया है कि जो सोल पावर वक्फ बोर्ड के पास थी वो लेकर अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, ठीक है। कि पहले एक्ट जो है वो एम्पावर करता था वक्फ बोर्ड को कि वो इंक्वायर करे एंड डिटरमिन करे फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ, बट जो बिल है वो रिमूव करने की बात कर रहा है इस प्रोविजन को। देन सर्वे ऑफ अ वक्फ, के ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसका सर्वे किया जाएगा। एक्ट के अकॉर्डिंगली पहले अपॉइंट किया जाता था किसको, एक सर्वे कमिश्नर को, एक एडिशनल कमिश्नर को, कि वो सर्वे करे एक वक्फ को बिफोर डिक्लेयरिंग इट अ वक्फ। बट अब जो बिल है वो एम्पावर किसको कर रहा है, कलेक्टर को, कि वो सर्वे करेंगे एज पर द लैंड रिकॉर्ड्स एंड एज पर द
लैंड रेवेन्यू या लैंड हमारे पास जितने भी कह सकते हो एक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, उसी के बेसिस पे यहाँ पे अब नई जो प्रॉपर्टी है उसको देखा जाएगा। एंड नॉट इवन नई जो पुरानी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको भी रीसर्वे किया जाएगा, रिवैम्प किए जाने की यहाँ पे प्रोसेस की बात की जा रही है। यानी कि पेंडिंग सर्वेज जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे एज पर द स्टेट रेवेन्यू लॉज, जो कि स्टेट में डिफरेंटली एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउंसिल है ये। ठीक है, तो ये काउंसिल का क्या काम होता है? मेन काम तो यहाँ पे स्टेट काउंसिल्स का ही होता है, स्टेट वक्फ बोर्ड का ही होता है। ये काउंसिल जो है सेंट्रल लेवल पे क्या करती है? हेल्प करती है, एडवाइस करती है, एड करती है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं इसके। एंड अब रिसेंटली क्या है कि जो काउंसिल के मेंबर्स है बोला गया था कि 20 से ऊपर नहीं होंगे एज पर द रिसेंट न्यूज। ठीक है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली एक्ट अभी के अकॉर्डिंगली क्या स्टेट कर रहा है कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है वो एडवाइस कर रही है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को और वक्फ बोर्ड्स को भी। एंड जो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज है किसके ऑफ वक्फ, वो कौन होंगे? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस काउंसिल के ऑटोमेटिकली। और जो एक्ट है वो रिक्वायर करता है या वो डिमांड करता है कि जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे, जिसमें कम से कम सिर्फ 2 वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये होनी ही चाहिए को थोड़ा सा हाईलाइटेड रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि अगले ये जो मैं बात बताने वाली हूँ यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाती हूँ। अब बिल क्या इंसिस्ट कर रहा है कि 2 मेंबर्स जो है ना इस काउंसिल के 20 में से जो 2 मेंबर्स है एटलीस्ट नॉन मुस्लिम्स होने चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके एमपीज, जजेस, ठीक है, एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जो कि इन काउंसिल्स में अगर आप इंक्लूड करते हो, नेसेसरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ मुस्लिम्स हो, आप नॉन मुस्लिम्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को कंपल्सरी नहीं रखा गया है, इस चीज़ को कहा गया है कि ये आपकी मर्जी है कि नेसेसरली नहीं है कि जजेस, एमपीज, एमएलएस को यहाँ पे मुस्लिम होना ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा अब कुछ ऐसी पोस्ट्स हैं या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पोजिशंस हैं जिसके लिए आपको स्पेसिफिकली मुस्लिम्स या मुस्लिम मेंबर्स जो है रखने हैं, आप रख सकते हैं। दोज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज मस्ट कंसिस्ट ऑफ सर्टन अमाउंट ऑफ क्वालिफिकेशंस। अब वो क्वालिफिकेशंस कौन सी हैं कि रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के, जो कंपल्सरीली यहाँ पर इस्लामिक ही हो। ठीक है, एंड स्कॉलर्स इन इस्लामिक लॉ, देन चेयरपर्सन ऑफ वक्फ बोर्ड, आप इनको काउंसिल में बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। एंड कंपल्सरीली वो इस्लाम धर्म को यहाँ पे फॉलो करने चाहिए। देन ऑफ ऑल द अदर मेंबर्स 2 मस्ट बी वुमेन। पहले कहा गया था कि 20 में से एटलीस्ट जो 2 हैं वो वुमेन आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपल्शन किस चीज के लिए डाली है कि ये 20 में से जो 2 हैं पक्का ही पक्का इसमें 2 वुमेन होनी ही चाहिए। ठीक है, 2 जो मेंबर्स हैं आप उसको नॉन मुस्लिम्स रखें, वो आपके पास चॉइस है। ठीक है, बट जो 2 मेंबर्स हैं यहाँ पे विमेन तो पक्का ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहले एक्ट क्या कह रहा था कि हमारे पास जो मुस्लिम विमेन है आप रख सकते हैं एटलीस्ट 2, है ना। यहाँ पर बोला गया 2 मस्ट बी वुमेन, जो मस्ट है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव यहाँ पे बिल आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड में जो एक्ट अभी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा है कि जो एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसीज, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं एंड बार काउंसिल के मेंबर्स जो स्टेट बोर्ड के, वो इसका पार्ट बन सकते हैं, वक्फ बोर्ड का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, बिल जो है ये कह रहा है कि इंस्टेड कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक एक व्यक्ति को नॉमिनेट करे फ्रॉम ईच ऑफ द अबव बैकग्राउंड टू द बोर्ड। ठीक है, कि पहले तो बोर्ड के मेंबर कोई भी बन सकता था, बट अब स्टेट गवर्नमेंट एटलीस्ट एक एक मेंबर को खुद से ही नॉमिनेट करे इस बोर्ड के अंदर, चाहे वो स्टेट लेवल पे जो बनते हैं हमारे पास स्टेट वक्फ बोर्ड। ठीक है, एंड दे नीड नॉट टू बी मुस्लिम्स, जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम्स हों। ठीक है, देन ये एड ऑन भी क्या करता है ये बिल कि जो बोर्ड मेंबर हैं इसके अंदर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स कंपल्सरीली हों, जिसमें से एटलीस्ट एक मेंबर शिया कम्युनिटी का हो, एक सुन्नी मेंबर हो और एक अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज ऑफ मुस्लिम्स इंक्लूड किया जाना चाहिए ज़रूरी तरीके से। ठीक है, ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो अब आपको मैंने सेकेंड या थर्ड स्लाइड पे आपको कहा था, जहाँ पे मैंने बताया था कि बिल का नाम चेंज किए जाने की बात की जा रही है। वन ऑफ द रीजंस आपको यहाँ पे मिल गया होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स। पहले ऐसा होता था कि वक्फ बोर्ड जो बनते थे ना स्टेट लेवल पे, वो शियाज के अलग होते थे एंड सुन्नीस के अलग होते थे, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं मुस्लिम्स की, वो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाता था, पीछे रख दी जाती थी, उनको इतना ज़्यादा यहाँ पर अटेंशन नहीं मिलता था, उनकी नीड्स केटर नहीं होती थी। वेयर एज अब यूनिफाइड तरीके से अब बनाया जाने की बात की जा रही है इसे, तो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम्स को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया जाए वक्फ बोर्ड के अंदर, यानी कि एक यूनिफाइड तरीके से आप मिलकर चलिए, ये
चीज़ यहाँ पे प्रपोज की गई है। देन वक्फ मस्ट ऑल्सो हैव 1 मेंबर फ्रॉम बोहरा एंड आगा खानी कम्युनिटीज़। तो ये भी सेक्ट्स होते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर। बोहराज की जब हम जनरली बात करते हैं तो आप देखेंगे कि गुजरात वाली साइड पे बिजनेसमैन क्लास जो है मुस्लिम कम्युनिटी की, दे आर जनरली बोहराज, तो ठीक है, सुन्नीस के अंडर ही आते हैं। आगा खानी कम्युनिटी जो है वेराज वो अब शियास को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, शिया सेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है, मेजरली शिया सेक्ट का पार्ट होते हैं। बट डिफरेंस यही है कि एक इनके जो आप कह सकते हो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद एक हमारे पास क्या होते हैं लिविंग पर्सन है जिनको ये एग्जिस्ट करते हैं कि उन्हीं की लीनिएज को ये कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, जो आगा खान है। तो अगर आपने मुस्लिम लीग की बात की होगी तो वहाँ पे हमारे पास आगा खान का बात होती है, तो ये उन्हीं कम्युनिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, उन्हीं की जो कम्युनिटी है, उन्हीं की लीनिएज है, उन्हीं के फॉलोअर्स आगा खानीज कहलाते हैं, ठीक है। एंड इफ दे हैव वक्फ इन द स्टेट, ठीक है, तो बोहराज एंड आगा खानी कम्युनिटी को भी यहाँ पे इंक्लूड किए जाने की बात की जा रही है। देन एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि 2 मेंबर्स एटलीस्ट मस्ट बी वुमेन इन ईच ऑफ द स्टेट के जितने भी वक्फ बोर्ड बन रहे हैं। बिल ये स्टेट करता है कि 2 मुस्लिम मेंबर्स मस्ट बी वुमेन, ठीक है। एक्ट प्रोवाइड कर रहा है कि एटलीस्ट 2 मस्ट बी वुमेन एंड बिल स्टेट कर रहा है कि 2 तो वुमेन होनी ही चाहिए, ठीक है, 2 से कम तो नहीं होनी चाहिए, 2 से कम हम नहीं मानेंगे। ये बोल रहे थे कि एटलीस्ट 2 रखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 से कम में हम नहीं मानेंगे, एटलीस्ट 2 तो हो, ठीक है। कॉम्पोजिशन किस चीज़ की, अब ट्राइब्यूनल्स की। तो हमारे पास ना वक्फ बोर्ड के लिए ट्राइब्यूनल्स होते थे पहले, जिनका डिसीजन, अब किसी का भी वक्फ बोर्ड का कोई भी ऐसे कोर्ट केस आ जाता था तो जो हमारे पास ट्राइब्यूनल्स है ना, वक्फ ट्राइब्यूनल्स, वो ऑलरेडी बनाए गए थे एक्ट के अकॉर्डिंगली। एंड कहा जाता था कि या माना जाता था या प्रैक्टिस जनरली यही है कि जो भी डिसीजन यहाँ पर ट्राइब्यूनल्स देंगे, वक्फ ट्राइब्यूनल्स देंगे, वो फाइनल होगा। बट इन केस अगर वक्फ बोर्ड को भी लग रहा है या जो ग्रीविंग पार्टी है दूसरी साइड की, उनको ये लग रहा है कि नहीं हमें तो जस्टिस नहीं मिला है, तो वो इन रिटर्न हाई कोर्ट को दे सकते थे, तब जाके ये केस ले लिया जाता था हाई कोर्ट के द्वारा। बट अब इन दिस केस एक्ट ये चीज़ कहता था, बट इन दिस केस जो बिल है अब पास किए जाने की, जो प्रपोज बिल है, वो ये कहता है कि अब जो ट्राइब्यूनल्स के पास एब्सोल्यूट पावर इस चीज़ की नहीं होगी। जो ट्राइब्यूनल्स के अगेंस्ट कोई भी ग्रीविंग पार्टी है विद इन 90 डेज वो क्या कर सकती है, अब वो कर सकती है अप्रोच टू द हाई कोर्ट, ठीक है, कि अगर उन्हें लग रहा है कोई भी अग्रीव पार्टी है, ट्राइब्यूनल के डिसीजन से खुश नहीं है, तो वो अब हाई कोर्ट को जाकर अप्रोच कर सकती है, ठीक है। अब जो एक्ट है वो ये कहता था कि जो ट्राइब्यूनल का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होना चाहिए अभी के अकॉर्डिंगली, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगी ट्राइब्यूनल्स की, दे वर टू एड्रेस द डिस्प्यूट्स जो कि एक वक्फ को रिलेटेड होंगे। अब इसके अंदर कौन कौन होंगे, चेयरमैन ट्राइब्यूनल के कौन होंगे, जज ऑफ द रैंक इक्विवेलेंट टू क्लास 1 या डिस्ट्रिक्ट या सेशंस और सिविल जज, ठीक है, जो इसके चेयरपर्सन होंगे ट्राइब्यूनल के। अदर मेंबर कौन से हैं, स्टेट ऑफिसर इक्विवेलेंट टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड अ पर्सन नॉलेजेबल इन मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। बट अब बिल के अकॉर्डिंगली लेटर हाफ जो है वो रिमूव कर दिया गया है, यानी कि जो चेयरमैन है वो तो सिविल जज के रैंक का या सेशन जज के रैंक के होंगे ही होंगे, बट ये जो हमारे पास एडीएम या मुस्लिम लॉ की ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो पर्टिकुलर हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती थी, इसे रिमूव किए जाने की बात प्रपोज की गई है। इंस्टेड क्या चीज़ ऐड की गई है कि जो करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो है इसके चेयरमैन हो सकते हैं, एंड करंट और फॉर्मर जो ऑफिसर हैं एट द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, वो इसका पार्ट बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इन दोनों को हटाइए, इनको यहाँ पर लेकर आइए आप, ठीक है। इसके अलावा अपील ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि विद इन 90 डेज जो आपको डिसीजन है वो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं ट्राइब्यूनल के। एंड अंडर द एक्ट जो है ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, ये या तो बोर्ड लिखकर रिटर्न में दे, जो स्टेट वक्फ बोर्ड है तो वो लिख कर दे, या एग्रीव पार्टी इन रिटर्न अगर देती थी तो ही हाई कोर्ट ये केस लेता था, ठीक है। बट अब जो है उसके अगेंस्ट है, कोई भी ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट जो कि वक्फ से रिलेटेड है, उसको विद इन 90 डेज चैलेंज किया जा सकता है। ये नया हमारा बिल प्रपोज कर रहा है। एंड पास ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तो हमारे पास काउंसिल एग्जिस्ट करती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम था, ओवरव्यू करना था। मेजर काम यहाँ पे, क्योंकि लैंड रेवेन्यू की बात हो रही है, लैंड रिकॉर्ड्स की बात कर रही है, हमारा वो किसके अंडर आता है, स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना यहाँ पे रोल नहीं था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को एक चीज यहाँ पे पावर दे दी गई है कि क्या जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं वो इनके अकाउंट कीपिंग को कभी भी ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। कि बिल एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रूल्स बनाए कि रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस सेट कीजिए आप पहले तो, एंड पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट होने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम वक्फ के, एंड पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड्स के, उनका एक प्रोसेस आप ले डाउन कर दीजिए। एंड अंडर द एक्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट अभी के एग्जिस्टेंट के कि दे मे गेट द अकाउंट्स ऑफ द वक्फ ऑडिटेड एट एनी पॉइंट,
बट जो बिल है वो ये चीज़ कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अनबायस्ड तरीके से एक थर्ड पार्टी बन के यहाँ पे क्या करे, इनके जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उनके थ्रू जो है एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को अपॉइंट किया जाए जो कि इनकी बुक्स को अच्छे से मेंटेन, जो बुक्स हैं उनको ऑडिट कर सके। ठीक है, कि एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बनाइए, पब्लिकेशन का प्रोसेस बनाइए, प्रोसीडिंग्स का, एंड वक्फ की बोर्ड की प्रोसीडिंग्स को भी आप प्रॉपर एक तरीके से ले डाउन कीजिए। ठीक है, बट एक्ट जो है वो ये कहता था कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अकाउंट ऑफ वक्फ को चेक कर सकते हैं, बट अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू CAG एक पोस्ट को क्रिएट करे, एक ऑफिसर को, डेजिग्नेटेड ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंट करे जो कि इनकी बुक्स या अकाउंट कीपिंग को यहाँ पर चेक कर सके। ठीक है, कि कितनी चीज़ सही है, कितनी चीज़ सही नहीं हो रही है इन एनी ऑफ द केसेस। तो वक्फ बोर्ड फॉर बोहरा एंड आगा खानी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको ओवरव्यू दे चुकी हूँ कि बोहरा एंड आगा खानी कौन है। ठीक है, एंड जो एक्ट है अभी के अकॉर्डिंगली एस्टैब्लिश क्या करता है, सेपरेट वक्फ बोर्ड सुन्नी और शियाज के लिए। बट इफ शिया वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 15% ऑफ ऑल द वक्फ प्रॉपर्टीज और वक्फ इनकम इन द स्टेट, कि अब ऐसा होता था कि एक स्टेट के अंदर अभी के अकॉर्डिंगली अगर 15% से ज़्यादा प्रॉपर्टी या आप कह सकते हो वक्फ अगर शियाज के लिए होता था, तो एक सेपरेट हमारे पास क्या शियाज और सुन्नी के लिए वक्फ बोर्ड क्रिएट किए जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। बिल ये कह रहा है कि आप अब सिर्फ यही सेपरेट ना कर आप अलाउ कीजिए सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर आगा खानीज ऑल्सो एंड बोहरा सेक्ट्स, यानी कि माइनॉरिटीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है कि उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करो कि अगर उनकी भी प्रॉपर्टी वक्फ के अंडर आती है तो उनको भी अलग से एक सेपरेट बोर्ड बनाने दीजिए, उनको भी अलग से एक वक्फ डिफरेंटली बनाने दीजिए ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ओवरऑल अगर इनके सेपरेट वक्फ बनते भी हैं, ठीक है, तो इन रिटर्न क्या होगा कि आप काउंसिल की जब बात कर रहे हैं वहां पे भी उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर किसी को नहीं किया जाएगा, सबको लेकर साथ में चलेंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही थी कि मिलकर साथ में चलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था यहाँ पे कि एम्पावरमेंट की बात हो रही है, यूनाइटेड तरीके से वक्फ की मैनेजमेंट होगी काउंसिल्स के थ्रू भी। ठीक है, एंड बोर्ड्स को क्रिएट करके भी एम्पावर भी किया जाएगा क्योंकि माइनॉरिटीज़ को भी यहाँ पे मुस्लिम्स की इंक्लूड किया जा रहा है। एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे, क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसेस को ले डाउन किया जाएगा एंड डेवलपमेंट की जाएगी अकॉर्डिंगली। इसीलिए इस एक्ट का नाम जो है वो चेंज किए जाने की यहाँ पर प्रपोजल है। ऑल द वे मोर मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। मैं कोई ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने की या किसी को भी अगेंस्ट या फॉर नहीं बात कर रही हूँ। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। इन केस इफ आई हर्ट यू, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट इन केस अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव अ बैच 2 फॉर यू कि आपको अक्टूबर में प्री आ चुका है। ऑलमोस्ट लेक्चर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब रिपीटेडली टेस्ट जो है वो ऑनगोइंग है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे उत्तर प्रदेश जनरल स्टडीज़ के रिगार्डिंग भी, एंड आपके नॉर्मल जनरल स्टडीज़ का जो UPSC से ओवरलैप कर रहा है सिलेबस, उसके भी आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कंपाइलेशन मिलेंगी करंट अफेयर्स की 2023 ऑनवर्ड्स, यूपी स्पेसिफिक की भी, एंड साथ में जो जनरल हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं उनकी भी। 20 टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। PYQs आपको प्रीलिम्स के और मेंस के भी दिए जाएंगे। बेसिकली एक फाउंडेशन बैच है। प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हम एक साथ करेंगे। प्री हो जाता है फिर मेंस की तैयारी शुरू करेंगे। फर्दर ऑल टुगेदर वील अचीव, राइट, विल ट्राई टू एटलीस्ट अचीव कि आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आप बढ़ेंगे तो हम भी बढ़ेंगे साथ साथ। ठीक है, बैच 2 हो रहा है एंड ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000 ओनली। एंड अगर आप कॉल करते हैं 1800-890304 आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी अगर डाउट होता है, लिखना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं तो sleepy.classes@gmail.com पे आप मेल करके हमें अपना जो व्यू पॉइंट है या आपकी क्या क्वेरी है वो भी आप हमें बता सकते हैं। बट इन केस प्री की तैयारी कर चुके हैं बट अब टेस्ट देना चाहते हैं तो वी हैव द टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स जनरल स्टडीज ओनली फॉर यू एज वेल, जहाँ पे आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एंड 25 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीकली मिलेंगे। तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो स्पेसिफिकली UPPCS के यूपी वाले मॉड्यूल को केटर करेगा, जहाँ पे उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक आपको वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड मॉडल साइनॉप्सिस यानी कि आंसर्स के एक्सप्लेनेशन के साथ। और इन्हीं में से एक टेस्ट आपका PYQ बेस्ड होगा एंड एक्सेस आपको दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का, जो कि जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं एज पर द सिलेबस पैटर्न जो कि UPPCS फॉलो करता है। राइट, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4,999। अगेन इसके ऊपर आपको डिस्काउंट, कोई भी ऑन गोइंग कूपन अगर आप लगाते हैं इसके ऊपर वैलिड रहेगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे एंड डू कमेंट व्हाट डू यू वांट कि हमें और बेटर करना चाहिए, या और आपको क्या लगता है कि आपका ओपिनियन इस बिल को लेकर क्या है एंड व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड नॉट बी चेंज्ड, एवरीथिंग। राइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।